हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर नेक्स्ट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कूलाम का नियम और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, बेमाप और मान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। हेडिंग का नाम लिखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो चलिए बच्चों देखते हैं कूलाम का नियम का सदिश रूप क्या है। मान लेते हैं दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो कि परिमाण में बराबर और चिन्ह में भी बराबर है। ए है Q1 और ए है Q2 और दोनों के बीच की दूरी ले लिया जा रहा है R, जो निर्वात अथवा y में रखे हैं। माना दो आवेश Q1 और Q2 जो चिन्ह में बराबर है, अर्थात दोनों धन आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी R और जो निर्वात अथवा y में रखे गए हैं। Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कैसा होगा बच्चों? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सजातीय आवेश है। Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल एक होगा, इनको यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे F21, वेक्टर F21, और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल इनको प्रदर्शित करेंगे वेक्टर F12 से। बात समझ में? और इस Q1 द्वारा Q2 की ओर जो एकांक सदिश लिया जा रहा है उसे प्रदर्शित करेंगे वेक्टर R12, और इस Q2 द्वारा Q1 की ओर जो एकांक सदिश है उनको प्रदर्शित करेंगे वेक्टर R21। क्लियर? बात समझ में आ रही है? Q1 का Q2 की ओर एकांक सदिश है R12 और Q2 का Q1 की ओर एकांक सदिश है वेक्टर R21। Q1 और Q2 दोनों पर बल लगेंगे, तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल वेक्टर F12 और Q2 पर Q1 की ओर लगाया गया बल वेक्टर F21। ठीक है, इसी को रचना के तौर पर ले लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो धन आवेश हैं तथा निर्वात अथवा y में एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं तथा निर्वात अथवा y में एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। क्लियर बात? अब देखते हैं बच्चों, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल वेक्टर F12 तथा Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल वेक्टर F21 है। Q1 का आगे लिख लेते हैं, माना Q1 का Q2 की ओर एकांक सदिश यूनिट वेक्टर
Q1 का Q2 की ओर एकांक सदिश वेक्टर R12 तथा Q2 का Q1 की ओर एकांक सदिश वेक्टर R21 है। वेक्टर R21 है। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आया? तो रचना आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं कि माना दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो परिमाण में बराबर तथा चिन्ह में भी बराबर हैं जो कि धन आवेश है। Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल F12 और Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल वेक्टर F21 और Q1 का Q2 की ओर एकांक सदिश हो गया वेक्टर R12 और Q2 का Q1 की ओर एकांक सदिश हो गया यहाँ पर वेक्टर R21। क्लियर, समझ में आएगा बेटा? आगे चले, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों आगे कूलाम के नियम से Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल क्या होगा बच्चों? वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो वेक्टर F12 और वेक्टर F12 हो गया और वेक्टर R21 एक ही दिशा में है अर्थात समान दिशा में है। इसके साथ यहाँ पर लिया जाएगा यूनिट वेक्टर R21, कोई दिक्कत? बट यहाँ पर हमको यूनिट वेक्टर के रूप में लेना है तो यहाँ पर आपको लगाना है यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? एक फार्मूला आपका बना Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया। बात समझ में आई? इसी प्रकार Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाना यही तो डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है बच्चों, इसलिए इसको कैप से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चों? देखा जाए वेक्टर F21 इसके समान दिशा में कौन है? R12 यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो ये चीज बनता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, अलग अलग पार्ट का। इनको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इनको मानते हैं समीकरण नंबर 2। तो 1 व 2 से बल का परिमाण वेक्टर F12 माड ऑफ वेक्टर F12 बराबर माड ऑफ वेक्टर F21 ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों दोनों बलों का परिमाण बराबर होगा लेकिन चिन्ह में विपरीत होंगे। याद रखने योग्य बात, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल वेक्टर F12 और F21 इन दोनों बलों का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, Q1 और Q2 का मान चाहे जो भी हो लेकिन Q1 द्वारा Q2 पर और Q2 द्वारा Q1 पर जो लगाया गया बल है वो परिमाण में बराबर होंगे। समझ में आई बात? तो इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। बट आगे देखा जाए मिटा दे, इनका जो व्यापक सदिश रूप है क्या है? ध्यान देना, अलग अलग लिखना है तो वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इनटू R21 का। क्लियर? अलग अलग। बाकी व्यापक यहाँ पर रूप क्या होगा? सदिश रूप का व्यापक सूत्र क्या बनेगा?
ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर F बराबर, क्योंकि दोनों के मान क्या है, बराबर है, F12 और F21 के मान बराबर, तो इनको हम मान लिए क्या बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R कैप। बात समझ में, जहां R कैप बराबर वेक्टर R अपान मान ऑफ वेक्टर R। समझ में आई बात। तो ये चीज, यही कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों को समेट कर लिखा है। बाकी वेक्टर F12 वाला लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R21 के ऊपर है। इसी प्रकार वेक्टर F21 तो यहाँ पर R12। क्लियर, क्योंकि चित्र में देखा जा रहा है कि वेक्टर F21 की जो दिशा है वेक्टर R12 की ही दिशा में है। क्लियर, इस तरीके। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो एक कूलॉम के नियम का सदिश रूप था। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं। हेडिंग का नाम लिखते हैं, कूलॉम के नियम के सदिश रूप का महत्व। कूलॉम के नियम के सदिश रूप का महत्व काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए नंबर 1, आवेशों पर लगने वाला बल वेक्टर F12 व वेक्टर F21 परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। और R12 कैप तथा R21 कैप दिशा में विपरीत एकांक सदिश है। विपरीत एकांक सदिश होते हैं। क्लियर बच्चों, इसका मतलब यह है, देख रहे थे चित्र में वेक्टर जो R12 और वेक्टर R21 है एक दूसरे के विपरीत में थी। इसका मतलब यह है कि अर्थात R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप या R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। तो बच्चों फार्मूला पढ़े हैं, तो इसलिए वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू क्या था बच्चों, R21 के ऊपर कैप। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से कि हम जानते हैं फार्मूला पीछे भी प्राप्त किए, तो समीकरण नंबर 1 से वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इस R21 कैप के स्थान क्या रखेंगे बच्चों, माइनस R12 के ऊपर कैप। अर्थात माइनस पहले लिख सकते हैं कि वेक्टर F12 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R12 कैप। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं नहीं। अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये भी कूलॉम बल ही है। अब कूलॉम बल में कैसा बल है बच्चों, ध्यान दीजिए आगे।
तो वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21, यही तो होगा। ये वेक्टर F21 का फार्मूला है। इस तरीके से ये मिलता है कि आवेशों पर लगने वाला बल वेक्टर F12 और वेक्टर F21 परिमाण में बराबर परम दिशा में विपरीत होते हैं, अर्थात वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। तो इस प्रकार इससे कूलाम के नियम के सदिश रूप से यह महत्व निकलता है कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम अर्थात गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्लियर बच्चों? अतः कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। बात समझ में आया बच्चों? कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का। तो समझ में आई बच्चों बात? कॉपी कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ये था पहला महत्व। दूसरा महत्व क्या है? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल होता है अर्थात वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्लियर बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है कि बल की दिशा क्या होती है दोनों आवेशों के बीच। तो ध्यान देना, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा यहाँ पर जो होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। काफी इंपॉर्टेंट है याद कि वैद्युत बल की दिशा क्या होती है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है कौन? वैद्युत बल। तो ये था बच्चों कूलाम के नियम का सदिश रूप का महत्व। कॉपी कर लीजिए। हो गए बच्चों? चलिए, तो आज हम लोग अभी तक पढ़े कूलाम के नियम का सदिश रूप और कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। अब आगे चलते हैं बच्चों। हेडिंग का नाम लिखते हैं कूलाम के नियम पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कूलाम के नियम पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक बच्चों। तो चलिए लिखते हैं नंबर 1, प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर होता है। चाहे आवेश का मान
चाहे आवेश का मान कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, आवेश के मान चाहे जो भी हो, बट दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यदि आवेशों का अनुपात चार अनुपात 3 है, तो आवेशों पर लगने वाले बलों का अनुपात 1:1 ही होगा। इसका मान चाहे जो भी हो बच्चों, लेकिन बलों का अनुपात 1:1 ही होगा। क्लियर? ध्यान देना, ये जो लिखा जा रहा है एक निश्चित दूरी पर है, दूरी चेंज नहीं होना है कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण में बराबर होता है, चाहे आवेश का मान कुछ भी क्यों ना हो। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल दिया गया, एक निश्चित दूरी पर अगर दूरी चेंज करें बच्चों, तब यहाँ पर बल का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो याद रखना, ये निश्चित दूरी पर है, दूरी को चेंज नहीं करना। नहीं तो कहते हैं कि आप जो है पहले जो है 2 मीटर की दूरी पर बल इतना था, 3 मीटर की दूरी पर क्या इतना ही होगा? नहीं बच्चों, फिर मात्रा बदल जाएगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे दूसरा पॉइंट। कूलाम बल या वैद्युत बल गति के तृतीय नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। ठीक, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चों ध्यान देना, किसी निश्चित दूरी पर निर्वात अथवा वायु में वैद्युत बल का मान सबसे अधिक होता है। क्लियर बच्चों? अगर यहां पर माध्यम की अपेक्षा पूछा जाए, माध्यम दो दे दिया जाए, यहाँ पर एक निर्वात अथवा वायु और एक दे दिया जाए कोई परावैद्युत पदार्थ रखकर, तो निर्वात अथवा वायु में यहाँ पर वैद्युत बल का मान सबसे अधिक होता है। याद रखना, फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं। यदि माध्यम में बल Fm हो तब Fm बराबर F0/K। फार्मूला पीछे पढ़ेंगे नहीं बच्चों कि K बराबर F0/F, फार्मूला यूज करना है। निर्वात को वायु में दिया रहे और माध्यम का परावैद्युतांक दिया रहे कि जिस माध्यम में रखा गया हो, तो उस माध्यम पर यहाँ पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, Fm बराबर F0/K। क्लियर बच्चों? चले आगे।
चलिए चौथा पॉइंट, जितना भी यहाँ पर कूलाम के नियम पर विशेष महत्वपूर्ण तत्व लिखा जा रहा है इसको जरूर याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादा सहायता मिलेगा आपको। तीसरा, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। ठीक है भैया, केवल बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम लागू होता है, बड़े आवेश के लिए नहीं। जैसे कोई किसी चालक पर यहाँ पर आवेश रख दिया जाए तो इस पर एक पालन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभावी दूरी जब यहाँ पर घट जाती है तो बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे। चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, स्थिर वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। पीछे जस्ट जैसे पढ़ाया गया। ठीक। छठा पॉइंट, वैद्युत बल या कूलाम का नियम या कूलाम बल जो भी लिखिए, वैद्युत बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह आवेश पर निर्भर करता है। ध्यान देना, यह आवेशों पर निर्भर करता है। क्लियर? बात समझ में आई बच्चों? कॉपी कर लीजिए। आगे चले। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट हुए। और आगे 7वां पॉइंट, कूलाम का नियम या कूलाम के नियम से आवेशों के बीच की दूरी परिवर्तित करने पर वैद्युत बल का मान भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, अर्थात जैसे कह दिया जाए बच्चों कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, पहले इनके बीच की दूरी कितनी है, r। ठीक है, या पहले इनके बीच की दूरी r1 मान लेते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर जो बल लग रहा है मान लेते हैं F1 है, तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r1 स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। पहला, यदि बीच की दूरी बदल दी जाए, जब बीच की दूरी r2 कर दी जाए, ऐसे लिखते हैं r2 कर दी जाए, तब बल F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r2 स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर देखा जाए 2/1 से कि F2 अपान F1 बराबर r1 का स्क्वायर अपान r2 का स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है।
इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी आगे लगने हैं। चाहे F1/F2 से भी निकाल सकते हैं या F2/F1 कर, क्योंकि F2 का मान अधिकतर पूछता है, तब यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर F2/F1 के रूप में बनाए हैं ताकि ज़्यादा से, चाहे 1 में 2 का भाग कर दो, चाहे 2 में का 1 का भाग। क्लियर बात बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं, मिटा दें। कितने पॉइंट हुए? 7। एक पॉइंट और लिख लेते हैं। कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अर्थात यह व्युत्क्रमानुपाती r², यहीं से फार्मूला बना सकते हैं बच्चों, या F1/F2 बराबर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, या यहीं से F2/F1 बराबर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? बात समझ में आया? या इन्हीं को शॉर्टकट में लिखना चाहते थे ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1/F2 बराबर R2/R1 पूरे का होल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कॉपी कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, आठवां, आवेशों के मध्य वैद्युत बल गुरुत्व बल से अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल से काफी अधिक होता है। काफी अधिक होता है। जैसे नंबर 1, 2 प्रोटॉनों के मध्य ठीक है, 2 प्रोटॉनों के मध्य जो वैद्युत बल है Fe, गुरुत्वाकर्षण बल जो Fg होता है उससे 10⁻36 गुना अधिक होता है। दूसरा पॉइंट, 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो Fe होता है 10⁻43 गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। तीसरा पॉइंट याद रखना है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻29 गुना अधिक होता है। याद रखने योग्य बातें बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कूलाम का नियम, काफी इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों से लेकर अल्प दूरी में जैसे नाभिकीय दूरी
10⁻14 कोटि के लिए सत्य रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता क्वेश्चन, क्या कूलाम का नियम नाभिकीय दूरियों के लिए सत्य होता है, या नाभिकीय दूरी या परमाणुवीय दूरी के लिए सत्य होता है? तो प्यारे बच्चों यस, कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी या परमाणुवीय दूरी के लिए सत्य होता है। बहुत अधिक दूरियों से लेकर अल्प दूरी अर्थात 10⁻14 मीटर कोटि का ही 14 मीटर कोटि की ही दूरी के लिए सत्य माना जाता है। बात समझ में आए बच्चों? तो कॉपी कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये था कूलाम के नियम पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। तो याद रखना, अच्छे से तैयारी करिए। आज 3 हेडिंग हुआ, कूलाम के नियम का सदिश रूप, फिर कूलाम के नियम का सदिश रूप का महत्व, और कूलाम के नियम से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी करते चलिए। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम अर्थात बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत और कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस यहीं तक। तो लगे रहिए, जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक यू।